नमस्कार, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। आज हमारा जो बात पॉइंट करने का है वो है ईडी, आईटी और सीबीआई। आज बात करेंगे हम लोग ईडी की, प्रवर्तन निदेशालय की, आईटी की, सीबीआई की। कुछ महीनों से ताबड़तोड़ कार्रवाई और कर रही है ईडी और संयोग देखिए सारा विपक्ष उसके घेरे में। जो लोग जेल चले गए हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे, जो लोग जाने की लाइन में है तो उन पर पार्टी बदलने का दबाव है, क्योंकि जीता जागता उदाहरण कहा जाता है अजित पवार। आज ये मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ सीएम बघेल ने एक बयान दिया है और कुछ दिन पहले भी बघेल के ओएसडी के यहाँ छापेमारी की गई थी। अब इन सारी चीजों को लेकर बघेल बगावती मूड में दिख रहे हैं। आज बात करेंगे केंद्र का इशारा और केंद्र के इशारे ईडी, सीबीआई, आईटी किसके द्वारे। और ईडी ने इस समय छापेमारी की लड़ी सी लगा दी है, इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और। जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां वहां छापेमारी हो रही है। छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बंगाल और भी राज्यों में लगातार चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ईडी, सीबीआई और आईटी लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी सरकार इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण और सबूत यही है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कल ही सरगुजा में यह कहा था कि आगे आगे देखते जाइए 2 महीने में और क्या क्या होता है। सीएम ने ईडी पर कहा कि इनका मकसद राजनीति है, मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई करना इनका उद्देश्य नहीं है। शराब मामले में भी डीलर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ना उनकी संपत्ति जब्त की, ना उनकी गिरफ्तारी हुई, जबकि मेन खिलाड़ी वही है। बीजेपी बिल्कुल मुद्दा विहीन हो गई है और वो अपनी हार स्वीकार कर ले। अब भारतीय जनता पार्टी के 2 मजबूत प्रकोष्ठ हैं, ईडी और आईटी। उसके जरिए चुनाव की लड़ाई लड़ी जा रही है। आगे सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाएंगे। छापेमारी पर सियासी बवाल मच गया है। इतने छापे अगर पड़ेंगे तो नेता किस ओर झांकेंगे। ईडी, आईटी, सीबीआई केंद्र के इशारे पर है, ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल का। और सियासत की लड़ाई अब छापेमारी पर आ गई। तो लगातार तमाम दावे किए जा रहे हैं कि ईडी, आईटी और सीबीआई लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार इन्हीं मुद्दों को घेर रहा है और ये कह रहा है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और ईडी जो है सिर्फ राजनीति कराना चाहती है। तो लगातार यही बात बार बार दोहराई जा रही है विपक्ष की तरफ से। और इसी को लेकर सीएम बघेल, छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने कई सारे बयान दिए। सीएम ने यह कहा है कि ईडी, सीबीआई और आईटी लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी सरकार इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इसका ताजा उदाहरण दे रहे हैं। वो सबूत यही है कि जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर, उन्होंने कल ही सरगुजा में ये कहा था कि आगे आगे देखते जाइए कि 2 महीनों में क्या क्या होगा। ये चेतावनी थी या ये बात बताने का तरीका था। और इसके बाद सीएम ने यह भी कहा है कि ईडी का जो मकसद है वो अब प्रवर्तन निदेशालय नहीं रह गया, बल्कि ईडी का मकसद अब राजनीति हो गया है। मुख्य जो भी आरोपी होते हैं उन पर कार्रवाई करना इनका उद्देश्य नहीं रह गया है। शराब मामले में भी डीलर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनकी संपत्तियां जब्त नहीं करी गई, ना उनकी गिरफ्तारी हुई, जबकि मेन खिलाड़ी वही है। यानी कुल मिलाकर बघेल ने यह कहा है
कि जितनी भी छापेमारी हो रही हैं वो परेशान करने के लिए, वोट बैंक के लिए, राजनीति को दरकिनार करने के लिए बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। और इसीलिए बीजेपी के टारगेट पर सारा विपक्ष है, चाहे वो बिहार में लालू हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो कांग्रेस में कोई मंत्री पद पर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बंगाल ही क्यों ना हो। मैंने कहा फोन भी नहीं है, कितनी देर बोलूं यार। छापेमारी पर लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। अगर दिल्ली की बात करें तो सत्येंद्र जैन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी के भतीजे, छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल के ओएसडी, और अगर गिनती करें विपक्ष की तो विपक्ष में कई सारे नाम हैं, लेकिन बीजेपी की लिस्ट में बीजेपी के हिसाब से नाम नहीं है। बात करें महाराष्ट्र की तो एनसीपी में शरद पवार ने भी कई बार कहा कि राजनीतिक दबाव की वजह से पार्टी में दो फाड़ हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अंदेशा यह लग रहा है कि भारत में जो राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं टूट फूट की राजनीति में बीजेपी का ही हाथ है। और विपक्ष भी हमेशा से कहता रहता आया है कि जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी ही करती है। तो तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो बीजेपी पर लग रहे हैं, जिनमें की सबसे अहम जो मुद्दा है वो ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर अब ईडी, आईटी और सीबीआई तीनों ही मुख्य धारा केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं। और इसी ईडी की छापेमारी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। तो 2024 की लड़ाई क्या अब ईडी, सीबीआई और आईटी पर आ गई है? इधर सीएम भूपेश बघेल का यह भी कहना है कि लोकतंत्र को खतरा है। और अपने राज्य के अगर चुनाव की बात करें तो अपने राज्य के चुनाव के लिए वो ये कह रहे हैं सीएम बघेल कि अगर वहां छत्तीसगढ़ में वोट दिया जाता है बीजेपी को तो इसका मतलब होगा छत्तीसगढ़ को अडानी को बेच देना, चाहे वो कोयले की खदान हो, चाहे वो आयरन के सोर्सेज हो। और इन्हीं सब को लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। और उसका ही शायद नतीजा है कि सब घटक दलों ने मिलकर इंडिया फॉर्म करा ताकि एनडीए को किसी तरीके से पछाड़ा जा सके। अब ईडी के रडार पर लेकिन नेताजी आ गए हैं। ईडी के पास एक लंबी लिस्ट है जहां जहां उन्हें छापेमारी का काम करना है, और ताबड़तोड़ छापेमारी हो भी रही है। लेकिन बघेल ने कहीं ना कहीं बगावती सुर अपना लिए हैं, क्योंकि अब सियासत की लड़ाई उनके हिसाब से छापेमारी पर आ गई है। साथ ही सीएम का यह भी कहना है कि बीजेपी बिल्कुल मुद्दा विहीन हो गई है और वो अपनी हार स्वीकार कर ले। भारतीय जनता पार्टी के दो मजबूत प्रकोष्ठ हैं ईडी और आईटी, इसके जरिए चुनाव की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये कहना है भूपेश बघेल का। तमाम तरीके की बातें कही जा रही। एक बार आप लोगों को फिर से दोहराकर आज क्या कुछ रहा वो एक बार बताने की कोशिश करते हैं।
ईडी इस समय छापेमारी की लड़ी सी ईडी ने लगा रखी है, और इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और कहें, जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां वहां छापेमारी हो रही है। छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, बंगाल हो और भी राज्य, और राज्यों में लगातार ईडी कार्रवाई को लेकर तैनात है। अब ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर आज जमकर निशाना साधा है, और सीएम ने यह कहा है कि ईडी, सीबीआई और आईटी लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है, और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। और इसका ताजा उदाहरण और सबूत यही है कि बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कल ही सरगुजा में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा है कि आगे देखते जाइए 2 महीनों में और क्या क्या होता है। अगर सीधे तौर पर देखें, या तो ये चेतावनी है या फिर ये धमकी है। और उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने ईडी पर भी कहा है कि इसका मकसद राजनीति है, यानी ईडी अब प्रवर्तन निदेशालय नहीं रह गया है। ईडी का जो मकसद है वो बदल चुका है। अब ईडी राजनीति में मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई करना इनका उद्देश्य नहीं है। शराब मामले में भी डीलर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, और ना उनकी संपत्ति जब्त करी गई, ना उनकी गिरफ्तारी हुई, जबकि मेन खिलाड़ी वही है। और बीजेपी बिल्कुल मुद्दा विहीन हो गई और वो अपनी हार स्वीकार कर रही है, कहना है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का। और भारतीय जनता पार्टी के 2 मजबूत प्रकोष्ठ हैं, ईडी और आईटी। इसके जरिए चुनाव की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि अब ईडी की जो छापेमारी है उस पर सियासी बवाल शुरू हो गए। एक तरफ ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग। सबका कहना यही है कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, केंद्र ने उन्हीं को निशाना बना रखा है। कर रहे हैं ईडी की छापेमारी पर सियासी बवाल जो दिखाई दे रहा है, उस पर तमाम तरीके के स्टेटमेंट और बयान आ रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है वो ठीक से नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं केंद्र को इस पर निशाना साधकर सीएम बघेल ने बयान दिए हैं। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा, कहा है कि ईडी एक एक चीज उनके इशारे पर कर रही है, यहां तक कि सीबीआई भी उनके इशारे पर है और आईटी भी उनके इशारे पर है। इसीलिए जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां सबसे ज्यादा छापेमारी देखने को मिल रही है। और जबकि एक दूसरी तरफ जो बाकी विपक्ष के नेता, उनका कहना यह है कि जब भी बीजेपी की कोई बात आती है, अभी तक उनकी कोई लिस्ट ऐसी आती नहीं है, अभी तक वहां किसी ईडी की छापेमारी की कार्रवाई की खबर सामने नहीं आ पाई है। और दूसरे स्टेटमेंट में और लोगों का यह भी कहना है कि जैसे ही पार्टी दबाव बनाती है तो उनकी पार्टी में जाने के बाद जो पहले दागी नेता होता है वो वहां जाने के बाद उसकी छवि जो है बेदाग हो जाती है। तो भाजपा दबाव की राजनीति भी कर रही है और भाजपा नेताओं को ईडी के रडार पर ले रही है।
अब मैं गेस्ट पैनल से आप लोगों का तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ गेस्ट पैनल पर आदित्य त्रिपाठी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। रिजवान अंसारी जी हैं हमारे साथ, एनसीपी से नेता हैं। और हमारे साथ वेद भूषण जी हैं, पूर्व एसीपी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों का। जी नमस्कार जी। तो जिस तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है, कई तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं घोटाले तो हुए हैं और इनकी फेहरिस्त इतनी लंबी है कि लगभग घोटालों की अगर बात करें तो 192 हैं, जो कि हजारों करोड़ों के हैं, जिसमें लगभग सभी पार्टियां शामिल हैं। लेकिन अगर मोटा मोटी तौर पर बात करें तो सबसे पहले आदित्य जी आपके पास, क्योंकि भूपेश जी के ये बयान आए हैं कि ईडी, आईटी और सीबीआई लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्या कहेंगे आप इस पर? आदित्य। देखिए अक्षय जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें जी, तो जिस तरह से विपक्ष के ऊपर चुनावों में, केवल जब चुनाव आता है जी, चाहे वो कर्नाटका का चुनाव था, हमारे 45 कैंडिडेट के ऊपर ईडी की रेड की गई जी, यहाँ तक कि हमारे जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार जी के यहाँ वहाँ 5-5 बार रेड उनके ऊपर की गई जी। यही हाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के ऊपर था जी। एक दबाव बनाने का प्रयास ईडी के थ्रू और सीबीआई के थ्रू, वही चीज आज आप देख रहे छत्तीसगढ़ में भी लगातार मंत्रियों के ऊपर तुरंत दबाव बनाने का प्रयास। अच्छा, ये ईडी इस तरह से काम करती है और वो साफ दिख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो नेता ज्वाइन कर लेते हैं तो ईडी से एकदम बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और ऐसा इन्हीं के नेता ने कहा कि मुझे तो अब ईडी का डर नहीं, मैंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा के सांसद का वक्तव्य था ये। तो इस तरह से विपक्ष के ऊपर दबाव बनाना हमेशा बीजेपी ने यूज की है, बीजेपी क्यों अपने लिए इस्तेमाल करेगी? देखिए चांस आएगा बोलिएगा, चांस आएगा बोलिएगा, आपको भी मौका मिलेगा। तो अक्षय जी, मेरे साथी तुरंत ज्यादा बौखला जाते हैं, ये कोई भी मैटर होता है कि हमारे बीजेपी के साथी पंकज त्यागी भाई बहुत जल्दी बौखला जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा अजीत पवार के ऊपर ईडी जांच का क्या हुआ, छगन भुजबल के ऊपर क्या हुआ, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर क्या हुआ, हसन मुश्रीफ के ऊपर क्या हुआ, बीएस येदियुरप्पा के ऊपर क्या हुआ, रेड्डी ब्रदर्स के ऊपर क्या हुआ, हिमांशु शर्मा के ऊपर क्या हुआ, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर क्या, कितने नेता को मैं नाम गिनाऊं? केवल जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी से बाइज्जत बनी, क्योंकि पंकज जी मैं जवाब ले लूंगी, अभी मैं आप पर आऊंगी। स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। देखिए फिर से वही सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है उसके ऊपर जांच बंद क्यों जाती है, रुक क्यों जाती है? और विपक्ष के लोग जो सरकार के आगे नतमस्तक नहीं होते हैं उनके खिलाफ जबरदस्ती जांच कराई जाती है, आखिर में कुछ साबित भी नहीं कर पाते जी। ठीक है आदित्य जी। रिजवान जी आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। और जब अब कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है तो आपके यहाँ अभी शरद पवार की तरफ से स्टेटमेंट आया हुआ था कि गुटों में फाड़ नहीं हुई है, बस अपने रास्ते बदले गए। और उसके बाद ये भी स्टेटमेंट आया कि रास्ते इसलिए बदले, कहीं ना कहीं ईडी का डर है। क्या कहेंगे आप इस पर? आपको लग रहा है कि दबाव की राजनीति हो रही है और लोकतंत्र के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी खतरा है? बिल्कुल, ये राजनीति इन 70 सालों में 76 सालों में ऐसी राजनीति कभी नहीं है जो ईडी कर रही है और ये भाजपा सरकार कर रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है। क्योंकि हमारा महाराष्ट्र में तो जो है ये सरकार, जो भाजपा की सरकार थी अजीत दादा के पहले, अजीत दादा के भाजपा में शामिल होने के पहले, हमारा महाराष्ट्र में जो है वो ईडी की सरकार कहा जाता था। ईडी अभी एक लाख शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, ये जहाँ जिसको शामिल करना है वहां पर ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड करवा देते थे और आदमी मजबूर हो जाता था, वो पास होने के बावजूद भी वो मजबूर हो जाता था वो इनके साथ जाने के लिए। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ये है कि हमारे पूर्व गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के आदरणीय अनिल देशमुख साहब, जिनको जमानत मिलते मिलते सिर्फ 14 महीने लग गए। उन्होंने ना मर्डर करे थे, उन्होंने ना कुछ ऐसे काम करते थे, मतलब सीरियस क्राइम जो होते हैं ऐसा कुछ नहीं था। क्या था कि उनके ऊपर जो है पैसे के और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था और वो 100 करोड़ का मामला लगाया। तो 100 करोड़ का मामला ईडी धीरे धीरे कम करते आ गई, 1 करोड़ 72 लाख पे आ गई। तो इनको खुद नहीं मालूम कि उनको करना क्या है। उसके बाद ये जब जमानत के लिए कोर्ट में जाते थे तो कभी बेंच चेंज आती थी, कभी सरकारी वकील नहीं आते थे, कभी कुछ इस तरह से लेकर के जो 14 महीना लगा दिए। तो ये
पॉलिटिशियन जानता है, इस देश के जितने भी राजनेता है वो जानते हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, कि आरोप सिद्ध होना या नहीं होना ये तो इसको बरसों लग जाएंगे, लेकिन जमानत लेते लेते भी जो हर व्यक्ति का अधिकार है इस देश में उसको भी 14 महीने लग जाएंगे कम से कम। नवाब मलिक साहब अभी जो है बिल्कुल वर्तमान उदाहरण है, उनको जो है मिलते आज 2 साल के करीब होते हुए आ रहा है, अब जमानत जारी मिली, उनकी हालत इस तरह से खराब हो गई है। ये तो जिन्होंने इनकी बात ये क्या करते हैं, इनकी जो भाजपा सरकार है वो विपक्ष के लोगों को या विरोधी अपने विरोधियों को उनके पास 2 ऑप्शन रखते हैं, या तो भाजपा में शामिल हो जाओ या तो आप जो है वो ईडी द्वारा ठीक है रिजवान जी, पंकज जी ठीक है पंकज जी, क्योंकि आप सत्ता में, मैं आपसे सबसे आखिरी में सवाल लेना चाहूंगी। पहले हमारे साथ पूर्व एसीपी जुड़े हुए हैं वेद भूषण जी हैं। रिजवान जी मैं आऊंगी आपके पास। ये कहीं ना कहीं अपने को छोड़ करके अपने कॉलर पे हाथ ना डाल सके। रिजवान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लोकसभा चुनाव आएंगे तो धीरे धीरे जितने भी लोग जो ईडी की वजह से भाजपा में शामिल हुए, रिजवान जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चैलेंज करते थे वैसे करके। ठीक है, हमारे साथ पूर्व एसीपी जुड़े हुए हैं वेद भूषण जी। वेद भूषण जी, क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं। अब कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ईडी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, आईटी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। तो आपने तमाम चीजें देखेंगे, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं दबाव का असर पड़ता है जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तब? देखिए अक्षय, ये जो ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, एनआईए है जी, ये इनकी स्थापना पार्लियामेंट द्वारा होती है जी, और इनकी जिम्मेदारी अदालतें तय करती है कि उनके जो एक्शन है, उनके जो मुकदमे हैं सही है, गलत है, बेल दी जाए, ना दी जाए, सजा दी जाए, कितने टाइम तक उनको जेल में रखा जाए, ये इस देश की अदालतें तय करती हैं। तो ये तमाम जो भी इश्यूज हैं, अभी आपके टेलीविजन पर मनीष सिसोदिया और बाकी तमाम तरह के लोग दिखाई दे रहे थे जिनके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशन है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया है। अब आप बोलो कि इसमें ईडी की गलती है, ईडी ने उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, सीबीआई को उनको आराम से शराब घोटाला करने देना चाहिए था। अब जो सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अभी रूलिंग पार्टी पर सवाल कर रहा था, कभी कोई अपने पैरों पर कभी कुल्हाड़ी मारता है? क्या बीजेपी अपने आदमियों को अरेस्ट करके अपनी फजीयत कराना चाहेगी? कांग्रेस के टाइम में, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई, हजारों नेताओं को, छुटमैये नेताओं को, गांव तक के नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। उस टाइम भी एलिगेशन लगाया गया कि कांग्रेस ने पुलिस का और तमाम सीबीआई के सिस्टम का बेजा इस्तेमाल किया। पुरानी कहावत है, समर्थ को न दोष गुसाई। यदि सरकार पावर में है, यदि अब भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी तो क्या पावर से हटने के बाद बीजेपी इस्तेमाल करेगी? और वो अदालतें तय करेंगी कि क्या वो रेट सही थी। अब किसी के घर से हजारों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया घर से मिल जाए, आप बोलो तो ये ईमानदार आदमी चूंकि दूसरी पार्टी से था, अब ये जिम्मेदारी उसकी है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है, वो अदालत में तय करे कि ये पैसा मेरे घर से बरामद नहीं हुआ था। इतना अकूत संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी आप इकट्ठी करके रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। यदि सरकार या ईडी या सीबीआई को एक्शन ले रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए और उसकी तरफदारी ना करें। भ्रष्ट लोगों की तरफदारी करने वाले जो भी आपके चैनल पर बैठे, मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम देश हित में इस तरह की बातें ना करें कि वो बहुत कम भ्रष्ट था, भला आदमी ज्यादा भ्रष्ट था। भ्रष्ट है, ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन की जरूरत है, इससे भी ज्यादा सख्त एक्शन होने की जरूरत है। आदित्य जी आऊंगे अभी आपके पास। हाँ जी, वेद जी बताएं। तो इसलिए जो इतने सीरियस एलिगेशन है, जहाँ करप्शन के एलिगेशन है, आप उनके डिफेंड करने में आ जाते हो, बचाव में आ जाते हो कि हमारी सरकार, जब आपकी सरकारें आएंगी आप भी एक्शन लेना, आपको भी हम सराहेंगे। मुझे और अक्षय पाठक को तो फायदा है ऐसे लोगों के साथ में जब एक्शन हो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, चाहे वो बीजेपी में चाहे कांग्रेस के अंदर है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बने तो उनके खिलाफ आपका भी मौका मिलेगा, आप भी भरपूर एक्शन ले। अदालतें तब भी रहेंगी, अदालतें आज भी हैं, अदालतें पहले भी थी, बहुत से लोग बरी हुए हैं, सजा हुए हैं, स्ट्रक्चर पास हुए। जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके खिलाफ कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की है, एक्शन लिया है। तो तमाम सिस्टम पर हमें विश्वास रखना चाहिए। तमाम एजेंसीज है, इनकी जिम्मेदारी अदालतों। अच्छा वेद जी, एक सवाल और है क्योंकि के प्रति है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। अदालतें जरूर इसका कहीं ना कहीं
इसका निष्कर्ष निकलेगा। आप केवल वो आपकी एक लड़ाई बिल्कुल हो सकती है क्योंकि आप पावर में नहीं है, आप आना चाहते हैं पावर में आ जाए, आप भी वही काम करोगे जो बीजेपी कर रही है। ठीक है, तो बीजेपी आपके खिलाफ एलिगेशन लगाइए। मुझे और अक्षय पाठक को इससे फायदा होने वाला है क्योंकि आम आदमी का इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है कि भ्रष्ट लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग जेल में जाए। अब जो मनीष सिसोदिया ये दिखा रहे हैं आप, क्या ये इनको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो इनको क्या आज खुला छोड़ देना चाहिए? ठीक है, और ज्यादा भ्रष्टाचार करें इनकी पावर। वेद जी मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि आपने कहा जैसे सत्ता होता तो जो सत्ता में वो अपना रसूख तो दिखाएगा, ठीक है, तो जब आपने बोला कि आपकी सत्ता है तो आप भी उसी हिसाब से करना। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ईडी के रडार पर जितने भी नेता आ रहे हैं, और दूसरी एक चीज आपसे और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब सत्ता के लोग होते हैं सत्ता में तो उन पर जो कार्रवाई होती है वो बड़ी धीमी गति से चल रही होती है, जांच रिपोर्टों का कहीं अता पता नहीं चलता है, और जो विपक्ष के लोग होते हैं उनकी जो है फाइलें फटाफट सब कुछ तैयार हो जाता है चंद मिनटों में। अब जैसे कुछ नेताओं की मैं बात करूंगी, बहुत सारे लोग हैं, मुकुल राय हो गए, हेमंत बिस्वा हो गए, सबकी फाइलें कहाँ है, जांच रिपोर्ट कहाँ, अभी तक कुछ आमने सामने नहीं आ पाया है ठीक से, लेकिन विपक्ष का सब कुछ सामने आ रहा है। पहले कहा था कि अपने पैरों पर कोई कुल्हाड़ी कोई गवर्नमेंट मानना चाहेगी। आपको याद होगा मायावती के खिलाफ में ताज कॉरिडोर हुआ, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हुआ, सीएम लालू यादव जेल में रहे, चौटाला जो हरियाणा के बड़े मजबूत सीएम थे जेल में रहे, तो क्या उनको जेल नहीं भेजा गया? देश की अदालतों ने उनको सजा दी और बड़े लंबे टाइम तक वो लोग जेलों में रहे। आज भी भुगत रहे लालू जैसे मजबूत कद्दावर नेता जो सीएम रहे थे, आज भी वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। चौटाला की हालत आपको पता है, साउथ में बहुत सारे सीएम थे, जयललिता थी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, तो क्या इनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए? मतलब ये लूटपाट मचाए किसी भी पार्टी के हो, मुझे और अक्षय को जरूर फायदा होने वाला है क्योंकि हम आम आदमी हैं। आम आदमी मैसेज जाना चाहिए, ठीक है, वो अपने पावर का इस्तेमाल कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है। मैंने इमरजेंसी का एग्जाम्पल आपको दे दिया, सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल दिया, हजारों लोगों को जेल में भेज दिया गया, सारे लोग गुनाहगार थे, इमरजेंसी खत्म हो गई, सब लोग बाहर आ गए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम है, सिस्टम पर विश्वास करना चाहिए। आज नहीं तो कल आपका मौका आएगा, आप भी एक्शन लेना, आप भी कमी नहीं छोड़ोगे। जब आपका मौका आएगा तो आप भी कमी नहीं छोड़ोगे। ठीक है वेद जी, मुझे और आम जनता को इसका फायदा होने वाला है। जी ठीक है वेद जी, आपकी बात पे कुछ आदित्य जी कहना चाह रहे हैं, लेकिन आदित्य जी उससे पहले पंकज जी से सवाल ले लूं मैं। पंकज जी, आप तो सत्ता में लगातार यही जो है आरोप लग रहे हैं कि आप लोग के इशारे पर ईडी, सीबीआई और आईटी काम कर रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि छापेमारी लगातार हो रही है और वो वहीं पे हो रही है जहाँ पे विपक्ष की सरकारें हैं। नहीं सुनिए जी, सिसोदिया जी जेल में पड़े जी, वो क्या बीजेपी ने शराब घोटाला कराया? जी, जैन साहब पड़े इनकी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, जी, क्या वो हमने करवाया? ये लोग जब आएंगे क्या नाम है सरकार में, जी, वैसे तो आना है नहीं, लेकिन एक बात पूछ रहा हूँ, क्या ये ईडी सीबीआई को सबको बंद कर देंगे? सब विभागों को, विभाग जो है ये बंद कर देंगे? जी, जो अपना काम कर रहा है, जैसा अभी डीसीपी साहब ने कहा कि हाई कोर्ट से क्या मतलब, हाई कोर्ट और तो शर्म नहीं, आप मेरी बात सुनिए पहले जी, इन्हें शर्म आनी चाहिए क्या? 70 साल में कांग्रेस ने लूट नहीं मचाई, और आज वो मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक कांग्रेस के यहाँ से पैसा तो क्या ईडी गलत है उस पर छापा मारे? आम आदमी पार्टी पंकज जी आपको तो वो गलत है। हर चीज में ईडी आज इनके पास कुछ बचा तो है नहीं जी, इनके पास कुछ नहीं है, केवल एक ईडी कब नहीं थी? इमरजेंसी के टाइम जब इंदिरा गांधी जी ने सबको जेल में डाला था तब ईडी नहीं थी, तब सीबीआई नहीं थी। वो दिन याद नहीं करते कितना बड़ा अत्याचार कराया था इंदिरा गांधी ने, कांग्रेसी लोग ये ध्यान नहीं रखते। आज मोदी जी को अवार्ड मिल रहे हैं। पंकज जी, लेकिन कहना ये है कि छापेमारी की आड़ में नेताओं पर दबाव डाला जा रहा है, पार्टी बदलने का, तोड़फोड़ का, कहीं ना कहीं टूट-फूट का आरोप भी आपके ऊपर लगा हुआ है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ अपने बहुत है, ठीक है, जिसको आना चाहे आए भाई, जो जिसको जाना चाहता है हम तो उसे रोकते भी नहीं है। कोई हमारी पार्टी छोड़ता मुझे ये थोड़ा कहते तो भाई तुम यहीं रहो, इसे जेल घेर दो, हम तो नहीं कहते। बताइए आप एक बार बताइए कि जिसने बीजेपी को छोड़ा और बीजेपी ने उसके साथ कुछ गलत किया हो, आप मुझे एक आदमी का नाम बता दीजिए। ये बेकार की बातें करते हैं, जो जिनको
इनकी परिस्थिति खराब है, ये लोग बौखला चुके हैं। ये अब ईडी और सीबीआई की बात करेंगे। ठीक है पंकज जी, आपकी बात पर आदित्य कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। आदित्य आप बताएं। अब अच्छा आदित्य जी एक सेकंड रुके, पंकज जी की बात खत्म हो जाए। जी पंकज जी, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो मैं आदित्य जी से पूछने वाली हूँ। नहीं, मेरा एक सुनिए, मैं बस एक चीज कहूंगा जी, जिस दिन चुनाव हार जाएंगे उस दिन ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी। जी आदित्य जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अक्षय जी। जी आदित्य जी, अब बताएं आप। देखिए, अभी हमारे साथी एसीपी साहब ने बोला कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल था। मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। हजारों लोगों को बंद किया गया था। अब वो किस पर्टिकुलर पार्टी देख के नहीं बंद किया था, जो भी उपद्रव कर रहे होंगे उस समय उनको बंद किया गया हुआ। लेकिन जो वर्तमान सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, चाहे वो हमारे किसान जब धरना देते हैं उनको क्या बोला जाता है, खालिस्तानी आतंकवादी। जब हमारे बेटियां धरना देती हैं उनको जबरदस्ती या लोकतांत्रिक ढंग से उनको घसीट के हटा दिया जाता है। तो ये जो अघोषित देश में इमरजेंसी चल रही है, पंकज जी को एक बार कनेक्ट कर दीजिए वापस से। पंकज जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो वो सुन नहीं पाएंगे आदित्य जी का जवाब। जी जी अक्षय जी, हमारे साथी पंकज भाई भी कह रहे थे कि ये कांग्रेस के समय में जो होता था ऐसा वैसा, तो 2004 से लेकर 14 तक ईडी भी हुआ करती थी, सीबीआई भी हुआ करता था। 112 केसेस लॉन्च हुए जिसमें 67% ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई और रिकवरी भी हुई। जबकि बीजेपी की जो 2014 के बाद 9 साल की सरकार हुई, सर 1569 ईडी के FIR दर्ज हो चुके हैं, उसके तहत कार्रवाई हो रही है और केवल कार्रवाई चल रही है। इससे क्या हो रहा है ये नहीं पता चल पाता। हमारे नेता राहुल गांधी जी को बुलाकर 72 घंटों तक ईडी जब चुनाव आता है पूछताछ शुरू कर देती है। तो हमको ईडी के कार्रवाई से डर नहीं लगता, हमको सीबीआई के कार्रवाई से डर नहीं लगता। हमारा बस इतना कहना है क्या जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले उसके ऊपर कार्रवाई इतनी स्लो क्यों हो जाती है, और इनको इतना ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कांग्रेस लगती है तो मैं हर मंच पे कहता हूँ, आपके सामने भी मैं कह रहा हूँ, नेशनल टेलीविजन है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाए कि भाई मुख्य विपक्ष पार्टी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, भ्रष्टाचार के सारे मामले उसमें लाए जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना भ्रष्टाचारी है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इल्जाम लगाना जानती है। अच्छा आदित्य जी, तो क्या लग रहा है आपको, घोटाले नहीं हुए हैं? फिर आपको क्या लग रहा है, घोटाले नहीं हुए? देखिए कोयला घोटाला नहीं हुआ आपका। देखिए आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इस पे आपको कहूंगा कि देखिए 2014 का जब चुनाव था तो आपको भी याद होगा पूरा चुनाव 2G घोटाले पे लड़ा गया। 2,50,000 करोड़ का घोटाला, इसको आंकड़े भी लिखेंगे आप तो बहुत ज्यादा जीरो आ जाते हैं। बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब सारा मामला गया, कांग्रेस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपने दोनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था, वो कनीमोजी जी को भी और ए राजा साहब को भी, और इनको जेल में रहना पड़ा। बाद में क्या हुआ, केवल और केवल कैग के एक रिपोर्ट के आधार पर, विनोद राय जी के रिपोर्ट के आधार पर आपने एक देश में ऐसा पर्सपेक्टिव बनाया कि कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचारी पार्टी है। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, उसके बावजूद आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि 2G घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ। तो इनको तो पता ही नहीं है कि 2G घोटाला हुआ ही नहीं था, केवल और केवल विनोद राय जी की गलत ऑडिट की वजह से, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खूब सराहा, खूब सम्मान दिया। उसके वजह से एक फालतू फंड का एक पर्सपेक्टिव कांग्रेस के खिलाफ क्रिएट किया गया। ये केवल और केवल बदनाम करने का काम करते हैं, पर जब साबित करने की बारी आएगी तो 0 सन्नाटा हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। और नारायण रानी जी का केस खत्म हो जाता है। अभी हमारे साथी वेद भाई जो एक्स-एसीपी रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ठीक है, ईडी सीबीआई अगर सरकार नहीं कंट्रोल कर रही है तो एक एमपी चुना हुआ भारतीय जनता पार्टी का एमपी संजय पाटिल ये खुले मंचों से कहते हैं कि मुझे ईडी सीबीआई का डर नहीं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेरे ऊपर ईडी और सीबीआई छापा नहीं मार सकती। आप जीवन भर ईडी को रोकते रहेंगे, खुद ही एक माहौल बना रहे हो, आप दिखाना मंत्री जीवन भर ईडी को। पंकज जी आऊंगी,
वेद जी सदन में कहते हम देख लेंगे आपको। जी वेद जी आपसे आदित्य जी, पंकज जी इसमें शांत हो जाइए। वेद जी आपसे आदित्य जी कुछ सवाल कर रहे हैं। नाम जपो, जितने नाम आप ईडी का जपते हो, इतना राम का नाम जपोगे कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, जितना तुम ईडी का नाम जपते हो। जी अच्छा बताइए। जी आदित्य जी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। आदित्य अपना सवाल एक बार रिपीट कर लें। देखिए मेरा प्रश्न यही था कि जैसे अभी इनके सांसद संजय पाटिल, उन्होंने मंच से कहा, जी सरेआम पब्लिक प्लेस पे कहा कि मुझे ईडी का डर नहीं है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन कर लेता उसको ईडी कुछ नहीं करती। जी तो ये आखिर देश में क्या संदेश दे रहे हैं? सांसद है, चुने हुए सांसद। जब इंदिरा गांधी जी ने वेद जी ठीक है, पंकज जी आपसे सवाल नहीं था ये, पंकज जी। और एक मेरा प्रश्न जी, और एक मेरा प्रश्न है, और एक जो अघोषित इमरजेंसी पे मैंने प्रश्न किया, जिस तरह से चलिए इंदिरा जी ने तो घोषित इमरजेंसी लगाई थी, उसमें तो कार्रवाई 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते थे तो कार्रवाई होती थी। और इस देश में जो अघोषित इमरजेंसी लगा के 700 किसानों की शहादत हो गई और एक आंसू हमारे देश के प्रधानमंत्री का नहीं बहा, उससे क्या कहेंगे? जिस तरह से बहु बेटियों ठीक है वेद जी, इन्हीं के सांसद और विधायक बताइए क्या सवाल है? करते हैं। अच्छा ठीक है आदित्य जी, वेद जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक ले लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं सवाल ठीक है वेद जी, आदित्य जी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी एक सांसद ने जवाब दिया था कि ईडी जो है मेरा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं बीजेपी में हूँ, तो ये किस तरीके की राजनीति है, किस तरीके का संदेश देश में जा रहा है? देखिए जहाँ तक सवाल है चुनाव का, जी ये एक अद्भुत देश है जहाँ पूरे साल चुनाव चलते हैं। जी पूरे 5 साल चुनाव चलते रहते हैं, कभी 2 स्टेट में, कभी 3 स्टेट में, कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन, कभी मध्यावधि चुनाव। तो ये इस चीज को केवल यदि फिर तो फिर एक्शन करना ही बंद कर देंगे, डिपार्टमेंट क्लोज हो जाए और कोई एक्शन ना, क्योंकि इलेक्शन हर छठे महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने इलेक्शन होते ही रहेंगे इस देश के अंदर। तो इस पर सवाल करने के इलेक्शन के टाइम में इनको एक्टिव किया जाता है, तो सवाल इस चीज का नहीं है। और दूसरा सवाल था कि क्या इनके खिलाफ जब एक्शन होता है तो क्या होता है? जैसे कोयला घोटाला लिया जी, ये एक ट्रायल एक अलग प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन और रेड करना, एक FIR करना एक अलग प्रक्रिया है। ट्रायल में लोग बरी हो गए, छूट गए, इसका मतलब ये नहीं कि ऑफेंस नहीं हुआ था, क्राइम नहीं हुआ था, वो एक टेक्निकल ग्राउंड पर बरी हो गए, छूट गए, उनके खिलाफ एविडेंस नहीं थे, गवाह निमट गए, मर गए, क्योंकि बहुत लंबे केसेस चलते हैं। अभी आप देखेंगे जो आप दिखा रहे हैं टेलीविजन पर, मनीष सिसोदिया लंबे टाइम से जेल पर है, अभी इनका ट्रायल खत्म होने 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, बहुत सारे गवाह नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम नहीं हुआ था, वो छूट गए टेक्निकल ग्राउंड पर या और किसी वजह से छूट गए, उसको इससे लिंक ना किया जाए, क्योंकि क्राइम तो हुआ तभी तो FIR हुई। ये देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत है, इस पर निर्णय करती है, छोटे आदमी नहीं है जिनके बारे में आप बात कर रहे हो ईडी पर। इनकी पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक होती है, इनके पास में बड़े बड़े एडवोकेट्स होते हैं। तो क्या अदालतों पर भी विश्वास ना करें, कहाँ की अदालतों पर जाए? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लक्ष्य आपको याद है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट सबसे बड़े आदमी माने जाते नंबर 1, वहाँ पर मिस्टर ट्रम्प आज भी बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी है और हो सकता है कि वो इलेक्शन भी जीत जाए। उनके खिलाफ बहुत सीरियस एलिगेशन के अभी परसों वो अरेस्ट होकर बेल पर आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता, एक्शन होता है, वो बरी हो जाए, छूट जाए, दोबारा प्रेसिडेंट बनकर आ जाए। मैंने आपको इतना सटीक एग्जांपल दिया आपके व्यूअर्स के लिए, और आप तमाम जितने पैनलिस्ट हैं कि आप तमाम स्टडीज कीजिए, उन चीजों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे के खिलाफ, वहाँ की सरकार है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, उनको बेल पर आना पड़ सकता है। तो ये जो हमारे यहाँ हो रहा है, तो इसमें इतना ज्यादा दर्द वाली ठीक है वेद जी, ठीक है वेद जी, समय का थोड़ा सा अभाव है। रिजवान जी चंद शब्दों में फटाफट से फाइनल आपका कमेंट, आपको क्या लगता है जो दबाव की राजनीति चल रही है कब तक चल पाएगी? फटाफट से चंद शब्दों में, 1 मिनट का समय बस मेरे पास। करना चाहिए मुझे। जो वेद जी ने जो बात कही, उन्होंने बताया कि जिस तरह से चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी डर, देश इस तरह से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। देश में अगर किसी ने अगर जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक ही पक्ष वो पक्ष जो विपक्ष में है उन्हीं के ऊपर जो है दबाव की राजनीति हो रही है, उन्हीं के ऊपर से ईडी की रेड हो रही है, बाकी लोगों से भी हो रही। ये ऐसा थोड़ी है, ये आप 300 से ज्यादा सांसद जो है, भाजपा जो है, लेकिन ये सारे 5 साल है, सारे करते हैं जितने भी है, वो सिर्फ जो है विपक्ष में बैठे हुए हैं। इनको बोलना ऐसा है कि आप अगर ये अभी ये जिस तरह चल रहा है, तो इससे पहले जो है कांग्रेस की सरकार में होता है रहा है,
तो मुझे अगर वो दीवार में डाले थे किताब वाले को साइन दे रहा हूँ जिसको मेरे हाथ से लिख दिया था, ये ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने हमको जो बुरा भला बोले अक्षर बोले तो हम आगे को भी अक्षर बोल रहे। अरे ये तरीका होता है, हमें संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके दायरा है, उसके काम करते हैं। हमारी मर्जी कुछ भी आगे हम कुछ कर रहे हैं। अगर ये जो इतनी सही बात बोल रहे थे, मुझे बात बताइए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 70,000 करोड़ का रिजवान जी माफी चाहूंगी, ठीक है माफी चाहूंगी। आज हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा करी इस पर कि किस तरीके से जो है पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाजपा के लोगों के ऊपर क्यों ईडी का छापा नहीं हो रहा, और हो भी रहा है तो सामने क्यों नहीं आ रहा, भाजपा के लोग उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे। ये हम नहीं, ये सारा विपक्ष कह रहा है और कहीं ना कहीं जनता की भी ये सहमति बन गई। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हम बात कर रहे थे ईडी की छापेमारी पर, जहां देश की जनता की भी यही राय है कहीं ना कहीं कि ईडी की छापेमारी जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां पर भी की जा रही है, लेकिन कुछ भाजपा के लोग हैं जिन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और मेरे साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा FM न्यूज के साथ। अब लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार।